हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका रहेगा एचपीजी के रहेगा, हिंदी का ग्रामर रहेगा और इंग्लिश ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो तीनों सेक्शन जो है इस मॉक टेस्ट में जो वो कंप्लीट किए जाते हैं। तो हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभार यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आती, तो आप टेलीग्राम से इजीली वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये जितने भी मॉक टेस्ट चले हैं, जिसमें एसपी पटवारी और इस पुलिस के लिए, तो इसके लिए जो एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई जिसमें एसपी पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से ये प्लेलिस्ट है। आप वहाँ जाकर इन मॉक टेस्टों को अटेंड कर सकते हैं। 20-21 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आज 22 है। तो ये तीनों मॉक टेस्ट मिक्स फॉर्म में चले हुए हैं, तो आप डेली वीडियो को वॉच आउट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाणगंगा और खीरगंगा किसकी सहायक नदी हैं। तो बाणगंगा और खीरगंगा रावी की सहायक नदी है, सतलुज की, यमुना की या ब्यास की। तो बाणगंगा और खीरगंगा ये ब्यास की सहायक नदी हैं। बाणगंगा और खीरगंगा, ठीक है, ये ब्यास की सतलुज सहायक नदियाँ हैं। बाकी ब्यास का वैदिक नाम क्या है, अर्जकिया। संस्कृत नाम क्या है, बिपाशा। यमुना का एक ही नाम है वैदिक, जिसको हम बोलते हैं कालिंदी। सतलुज नाम का वैदिक नाम क्या है, शतुद्री। संस्कृत नाम क्या है, सतुद्र। रावी का वैदिक नाम क्या है, पुरुषाणी। ठीक है, और संस्कृत नाम क्या है, इरावती। तो जैसे आपके डेली ऑप्शन आते हैं उन क्वेश्चनों को मैं रिपीट करता रहता हूँ, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए जो क्वेश्चन है इनको पता चल जाए और इसका रिपीटेशन होता रहे। जितनी बार आप सुनोगे उतना आपके दिमाग में ये परमानेंटली फिट हो जाएंगे। तो बाणगंगा और खीरगंगा ब्यास की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व, हिमाचल प्रदेश से विलय से पूर्व जो ऊना था ये किस जिले का हिस्सा था। तो ये कांगड़ा का था, होशियारपुर का था, गुरदासपुर का था या हमीरपुर का। तो हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व जो आपका ऊना था ये होशियारपुर का, होशियारपुर जिले का हिस्सा था। तो होशियारपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो किन्नौर जिले का मुख्यालय काजा में है, कल्पा में है, करसोग में या रिकांगपिओ में। तो किन्नौर जिले का जो मुख्यालय है वो है आपका रिकांगपिओ। रिकांगपिओ में स्थित आपका किन्नौर जिले का मुख्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो चंबा राज्य का अंतिम राजा, चंबा राज्य का अंतिम राजा जो थे वो कौन थे। तो ये साहिल बर्मन थे, भूरी सिंह थे, राम सिंह थे या लक्ष्मण सिंह थे। तो चंबा जो राज्य था उसके अंतिम राजा जो थे ये थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जो चंबा राज्य के अंतिम राजा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रोंगटोंग परियोजना किस जिले में स्थित है। तो रोंगटोंग जो जल विद्युत परियोजना वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किन्नौर में है, लाहौल में है, चंबा में है, सिरमौर में। तो रोंगटोंग जो परियोजना आपका ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, लाहौल स्पीति में स्थित है आपकी रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। तो लाहौल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके इंग्लिश के सेशन स्टार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन है कि द टीचर कंप्लीटेड दिस चैप्टर। टीचर कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस है ये। तो इज़ या आर या हैव या हैज़। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि टीचर क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो टीचर सिंगुलर है तो आर और हैव तो ये फिनिश हो गए। ठीक है, अब रहा इज़ के लिए आगे एक तो ये पैसिव वॉइस नहीं, अगर पैसिव वॉइस होता तब आपका इज़ आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में। तो अब क्या करना है इसमें कि आपने देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, थर्ड फॉर्म तो आ चुकी है आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ चुकी है। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज़ आ जाएगी। द टीचर हैज़ कंप्लीटेड दिस चैप्टर। टीचर ने इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि सिंगुलर आना इज़ तब आता है थर्ड फॉर्म के साथ जब आप एक्टिव से पॉसिव बनाते हो या फिर आईएनजी वाली फॉर्म हो। दो कंडीशनें होती है, जब एक्टिव में पैसिव बनाते हो तब आएगा आपका इज़, और दूसरा आपका तब आएगा जब आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हो। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिव से पैसिव हो नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको,
पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये तो हैज़ के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। द टीचर हैज़ कंप्लीटेड दिस चैप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश एंड राजेश बिजनेस पार्टनर्स। तो रमेश एंड राजेश बिजनेस पार्टनर क्या आ जाएगा? तो आपको पता है कि एंड से पेयर जुड़ा हो तो बाद में जो वर्ब आती है आपकी प्लूरल वर्ब आती है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। राजेश एंड रमेश आर बिजनेस पार्टनर, बता रहे हैं कि रमेश और राजेश जो बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। तो रमेश एंड राजेश आर बिजनेस पार्टनर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश हिज ऑफिस बाय 9 o'clock बाय 9 AM डेली, ठीक है। तो यहाँ पे रूटीन की बात हो रही है, डेली हैबिट की बात हो रही है, ठीक है। डेली हैबिट की बात हो रही है, डेली रूटीन की बात है। ये रूटीन की बात हो रही है, तो जहाँ भी रूटीन की बात होती है या फिर जहाँ पे डेली आ जाए, डेली शब्द आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ठीक है, रेगुलर आ जाए, फ्रीक्वेंसी आ जाए, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो होता है, जो चीज़ बार बार होती है, रेपिटेशन में होती है, अगर फ्रीक्वेंसी की बात आ जाए जहाँ पे, तो वहाँ पे हमेशा टेंस जो यूज़ होता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो राजेश रीच नहीं आएगा क्योंकि राजेश जो वो सिंगुलर है। तो आपको पता है कि वर्ब क्या है? रीच। और ये रीच जो वर्ब अपने आप में प्लूरल है और हमें सिंगुलर चाहिए होती है। जब इसमें एस या ई एस लग जाता है तो ये सिंगुलर जो वो ये हो जाती है, क्या हो जाती है? ये सिंगुलर हो जाती है। तो हमें क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो राजेश रीच हिज ऑफिस बाय 9 AM डेली। डेली से पूरा आपका ये स्ट्रक्चर वेरीफाई हुआ कि ये सेंटेंस जो है इसमें कौन सी वर्ब लगेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लेडीज आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो लेडीज क्या है? प्लूरल है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे दिस और दैट, ठीक है। दिस जो वो ये नियर, नज़दीक की सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दैट जो है ये फार, दूर की प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपका दीज जो आपका ये नज़दीक की सिंगुलर चीज़ों के लिए, ठीक है। और दोज ये जो आपकी फार, दूर की प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जिनको नहीं पता वो समझ लेंगे, ठीक है। तो अब दिस लेडीज, अब प्लूरल है तो दिस और दैट तो आएंगे नहीं, दिस दैट कैंसिल हो गया है, नहीं आएगा नहीं। दीज इस पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? दोज लेडीज। लेडीज क्या? प्लूरल आ गया, आर प्लूरल वर्ब आपके, तो यहाँ पे आ जाएगा दोज लेडीज आर नॉट इंडियंस, ठीक है। वो औरतें जो है वो इंडियन नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे ऑफन विजिट मी संडे। वे अक्सर विजिट करते हैं, वे अक्सर विजिट करते हैं। तो ऑन आ जाएगा, एट आ जाएगा, इन आ जाएगा, इन टू आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखेंगे आप। डेफिनेट डेज और डेट के साथ आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। डेफिनेट डेज और डेट के साथ आप ऑन प्रपोजिशन का यूज वो करते हैं। तो दे ऑफन विजिट मी ऑन संडे, ऑन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का सेशन 20। इसमें टोटल इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपने जो वो जरूर बताना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से हिंदी का सेक्शन स्टार्ट है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यंत चालाक लोमड़ी में वाक्य में प्रविशेषण क्या है, ठीक है। तो अत्यंत चालाक, चालाक क्या है? चालाक क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता? ये लोमड़ी की। लोमड़ी कैसी है? चालाक, ठीक है। अब लोमड़ी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोल सकते हैं? विशेष्य। और अत्यंत क्या है? प्रविशेषण, प्रविशेषण। अच्छा, जिसके बारे में बोला जाता है वो विशेष्य होता है, ठीक है। जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है? लोमड़ी के बारे में। तो लोमड़ी क्या है? यहाँ पे विशेष्य है। तो ध्यान रखें कि जिसके बारे में बोला जाता है वो विशेष्य होता है
और जो बोला जाता है, क्या बोला गया है, चालाक है, तो जो बोला जाता है वो विशेषण होता है। तो बोला क्या गया यहाँ पे, विशेषण क्या यहाँ पे, चालाक। और विशेषण की विशेषता को जो बताता है, जो विशेषण की विशेषता को बताए वो प्रविशेषण होता है। ठीक है, प्रविशेषण। तो यहाँ पे जिसके बारे में बोले जाए वो विशेष्य है। तो यहाँ पूछा गया अत्यंत चालाक लोमड़ी में प्रविशेषण क्या है, तो अत्यंत जो है ये प्रविशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अच्छा, पानी पिया जाता है, दूध पिया जाता है, तेल उबाला जाता है, लेकिन ठंडाई, ठंडाई क्या आपका ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र द्वारा सारी घटना स्पष्ट कर दी गई वाक्य में कौन सा कारक है। पत्र द्वारा जो सारी घटना स्पष्ट कर दी गई वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या संबंध कारक। पत्र द्वारा, तो द्वारा कहाँ पे आता है, देख लो कौन सी व्यक्ति में आती है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे, से के द्वारा करण कारक है, पत्र के द्वारा साधन आ गया। साधन क्या है यहाँ पे, पत्र। मेन बात है कि करण कारक वहाँ आता है जहाँ साधन हो, तो साधन क्या है यहाँ पे, कारण है। साधन क्या है यहाँ पे, पत्र है। तो पत्र द्वारा सारी घटना स्पष्ट कर दी गई, तो इसमें जो कारक हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक लड़की द्वारा पढ़ी जाएगी, कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और जहाँ पर आपका किसी के द्वारा कोई चीज़ की जाती है, पुस्तक लड़की द्वारा पढ़ी गई, ठीक है, या फिर खाना माता जी के द्वारा बनाया गया, तो ऐसे ऐसे वाक्य जो होते हैं वो कर्मवाच्य होते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य। और कृतवाच्य सिंपल होते हैं, जैसे राजेश स्कूल जाता है। अब भाववाच्य कैसे होंगे, जैसे राजेश से स्कूल नहीं जाया जाता, वो भाववाच्य में आते हैं। तो इसमें जो पुस्तक लड़कियों द्वारा पढ़ी गई आपका कर्मवाच्य आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ। इनमें से शब्द है, ये तीनों शब्द आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसी भी रूप में फॉर्म में पूछे जा सकते हैं आपके। तो पदच्युत में, पथभ्रष्ट में, या फिर मोहांध, ये मोहांध है। ठीक है, मोहांध में, या फिर ज्ञान विरिक्त में। अच्छा, पदच्युत क्या होता है, पदच्युत आपको तीनों पता होना चाहिए, तीनों शब्द ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पदच्युत, पदच्युत, पदच्युत होता है पद से च्युत, पद से च्युत। च्युत का मतलब क्या होता है, च्युत का मतलब होता है कि हटाना। पदच्युत, पद से च्युत, तो इसका मतलब होता है पदच्युत, इसका मतलब होता है पद से हटाना। ठीक है, अब पथ भ्रष्ट, सेकंड आपका पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब जिस राह पे चले उससे अपने अलग हो जाना मतलब। ठीक है, पथ भ्रष्ट, अपने पथ से, अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाना। ज्ञान विरिक्त, ज्ञान विरिक्त मतलब ज्ञान से विरिक्त हो जाना। विरिक्त भी क्या होता है, अलग होना। पद और च्युत का मतलब सेम ही होता है कि ज्ञान से अलग हो जाना, ज्ञान से च्युत हो जाना। ठीक है, अलग हो जाना। तो ये तीनों में क्या अलग हो रहे हैं। ठीक है, पद से भ्रष्ट हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है। तीनों में जो समास है आपका यहाँ पे अपादान समास है। अब मोहांध, मोहांध में कौन सा समास है, तो मोहांध, तो मोहांध में आपके जैसे मोह से अंधा, मोह से अंधा, तो यहाँ क्या अलगाव हो रहा है, नहीं। यहाँ पे मोह क्या बन रहा है, मोह से अंधा, मोह क्या बन रहा है, साधन, साधन बन रहा है। यहाँ पे मोह जो बन रहा है आपका साधन बन रहा है, तो इसमें जो आपका कारक आता है करण कारक आ जाता है। ठीक है, मोह से अंधा, मोह से अंधा, अलगाव नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पद से च्युत है, पद से अलग हो रहे हैं, पथ भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट हो रहा है, यहाँ अलगाव हो रहा है। लेकिन मोहांध, मोहांध में क्या कोई अलगाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मोह जो आपका साधन बन रहा है। जैसे आपका बनता है प्रेमांध, प्रेमांध, तो प्रेम से अंधा, प्रेम से अंधा किसी के कारण। ठीक है, कारण, तो कारण क्या है यहाँ पे, प्रेम से अंधा, प्रेमांध, मोहांध, मोह से अंधा। फिर धर्मांध, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके ये टॉपिक, धर्मांध, तो धर्म से अंधा, तो मतलब अंधा होने का कारण क्या बन रहा है यहाँ पे, धर्म। तो ये इसमें जो कारक आ जाता है आपका करण कारक, जो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निगोड़ा शब्द में कौन सा समास है? तो निगोड़ा शब्द में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बहुब्रीहि। तो निगोड़ा शब्द में आपका जो समास हो जाएगा वो कर्मधारय जो वो समास होगा नहीं। निगोड़ा शब्द में कर्मधारय समास नहीं, निगोड़ा शब्द में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। गोड़ का मतलब होता है बिना घुटनों के, ठीक है। गोड़ बिना गोड़ के, बिना घुटनों के, तो निगोड़ा। तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा निगोड़ा शब्द में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन जो है वो सुंदर हो, उसके लिए क्या बोला जाता है? सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन या सुगत। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको बोला जाता है सुग्रीव, ठीक है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं? तो पति पत्नी कहते हैं, युगल कहते हैं, युगम कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं। तो पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को हम जो कहते हैं वो दंपत्ति, पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को दंपत्ति कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो जंगल में लगने वाली आग को जो वो कहता है दावानल कहा जाता है, ठीक है। दावानल। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल, पेड़ में लगने वाली आग को जठरानल। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी जो उसका चयन कीजिए। तो श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार है श्रृंगार। तो शुद्ध वर्तनी जो, तो श्रृंगार को कैसे लिखा जाता है? तो एक श्रृंगार होता है शब्द जो आपका मोस्ट प्रचलित शब्द है, ठीक है, श्रृंगार, और एक होता है श्रृंगार। तो इनमें से सारे गलत है ये, ठीक है। तो श्रृंगार को लिखा जाता है ऐसे, श्रृंगार, ठीक है, शुद्ध वर्तनी। और एक होता है आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल को ऐसे लिखा जाता है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है उत्तजम ज्वल। तो उस हिसाब से आधा ज यहाँ आ जाता है ये, ठीक है। तो ये बनता फिर ऐसे उज्ज्वल। और श्रृंगार ऐसे होता है, इसके पाँव पे री की मात्रा नहीं होती, दो री नहीं होती, ठीक है। तो ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है और उज्ज्वल ऐसे। तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।